सो हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर का नाम आपके राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एंड एज आई ऑलवेज सेड कि मैं अपना जो भी चैप्टर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ एंड उसको धीरे धीरे करके कवर करता हूँ। इससे क्या होता है, जो मेरा चैप्टर है वो बहुत आसानी से मुझे समझ में भी आ जाता है, ना मेरे जो मेंटल जो ब्रेन है उस पर कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी अगर चैप्टर पढ़ो तो उसको पार्ट पार्ट में किया करो। ठीक है, या फिर आप मेरे लेक्चर फॉलो करो, तो जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ ऐसे पढ़ा करो। ठीक है, अब आगे आने वाले 3 लेक्चर, जैसे ये है, फिर इसके अगला और फिर इसके अगला, इसमें हम ये 3 लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 2 आपका कवर करा देंगे। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चैप्टर, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अच्छी बात ये रहेगी कि आपके ऊपर इसका कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो, जब चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए होता है। ठीक है, वाई। ठीक है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट देखा था, पॉइंट नंबर 2, जिसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को एक पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे गवर्नमेंट को पावर दिया था कि आप हमारी सोसाइटी में डिसीजन लोगे। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट देखा था इसी में कि जब गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी है कि आपको ही हमारे सोसाइटी में लॉ बनाना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स टू द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये भी हमने देखा था जब दूसरा वो देखा था कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर देता है कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो आप लोगे। ठीक है, बट साथ साथ में वो उनके जो पावर है, गवर्नमेंट का जो पावर है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं, उस पर लिमिट भी लगाते हैं कि आप कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, इन द सेंस आप कुछ भी नहीं करने लगोगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है, और जो लिमिट करता है वो बहुत तरीकों से करता है। उसमें से मोस्ट इफेक्टिव जो तरीका होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इफिशिएंट तरीका है कि हम कैसे गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर सकते हैं, वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये पूरा जो हम फंडामेंटल राइट्स है ना, इसी पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो अगर मैं और कुछ इंट्रोडक्शन दूं इसके बारे में, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर फंडामेंटल। ठीक है, दे आर फंडामेंटल। ठीक है, दे आर फंडामेंटल इन द सेंस आप इसको तो नहीं हटा सकते, कुछ भी हो जाए आप इसको नहीं हटाओगे। दे आर फंडामेंटल, इनको तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम इस पे देखते हैं some reasonable restrictions available। ठीक है, ये अभी आप नोट डाउन कर लो, ये हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स आपको ये पावर देता है कि आप गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसका अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, ये हम आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम बात करेंगे, जब इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसमें आप कुछ और इंट्रोडक्शन दूँ तो जुडिशरी ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का किसका काम होता है। ठीक है, जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, जुडिशरी का काम होता है। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी judiciary declared
इनलीगल, आई लीगल इफ इट वॉयलेट FFR, ठीक है। जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर हमें राइट्स देता कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब उसको प्रोटेक्ट करने का किसका काम है? प्रोटेक्ट करने का काम है हमारे जुडिशरी का, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर उसको हमें हमारे ऊपर फोर्सफुली एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा, या फिर या फिर लेजिस्लेचर, ठीक है, ये मैंने गलत दिखा यहाँ पे, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, वेट, लेजिस्लेचर, ठीक है, या फिर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो इन दैट केस हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी है उस लॉ को या फिर उस एक्ट को इनलीगल डिक्लेयर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वायलेटिंग और फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना जो इंडेक्स है आज का। इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखेंगे। फिर बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर हम देखेंगे ये, ठीक है। चलो देखते हैं। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके बुक में 2 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। पहला केस है, ठीक है, पहला केस ये है, पहला केस है हमारा 1982 में, ठीक है। हमारे यहाँ एशियन गेम हुए थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस कराए थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो थे, जो कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे पुअर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनको हायर किया था, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, टू बिल्ड फ्लाईओवर्स या जो भी काम कराना था, ठीक है। उनको जो वर्कर्स थे उनको, उन लोगों को पुअर वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता था, ठीक है। उनको बहुत कम पे किया जाता था, ठीक है। जितना गवर्नमेंट का डिसीजन था कि मिनिमम होना चाहिए, वेज होना चाहिए, उससे भी कम उनको पे किया जाता था, ठीक है। समझ में बात? उसके बाद क्या होता है, एक सोशल साइंटिस्ट की टीम वहाँ पे जाती है, ठीक है। सोशल साइंटिस्ट की टीम की नज़र में ये बात आती है, ठीक, कि वो लोग बहुत पुअर कंडीशन में काम कर रहे हैं एंड जो उनका वेज है वो मिनिमम जो डिसाइड किया गया है उससे भी कम है, ठीक है। तो क्या होता है, ये लोग जो हमारे सोशल साइंटिस्ट की जो टीम होती है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि ये जो इस केस में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। इन जो वर्कर्स हैं इनको वो किया जा रहा है, ठीक है। ये जो वर्कर्स हैं हमारे, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट करता है इस अपील को एंड गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करता है, गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देता है कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, उनको एक जो मिनिमम वेज है वो दिया जाए फॉर देयर वर्क एंड उनको अच्छे कंडीशन में वर्क कराया जाए, ठीक है। ये रहा एक कंडीशन, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, माचा लूंगा, ठीक है, 23 साल के एक आदमी थे जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। वो असम के रहने वाले थे। एग्जाम्पल ध्यान नहीं देना आप, ठीक है, एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। माचा लूंगा कौन थे, 23 साल के एक आदमी थे जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ये थे असम के, ठीक है। उसके बाद ये इनका जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें वो मेंटली अनस्टेबल पाए जाते हैं, मतलब दिमागी तौर पे अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे नहीं इन द सेंस वो दिमागी तौर पे ज़्यादा नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, उनको मेंटल हॉस्पिटल तेजपुर में उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मांचा लूंगा को जो होते हैं उनको ट्रीट कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि वो अब ठीक हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर की टीम होती है वो अथॉरिटीज़ को 2 बार लेटर लिखती है, ठीक है। 1967 में, 1999 में, 96 में 2 बार लेटर लिखा जाता है कि आप ये जो आदमी है ये फिट है, अब आप इसको ले जाके इसका ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, कोई भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो जेल अथॉरिटी होती है, जो पुलिस अथॉरिटी होती है, उस पर अटेंशन पे नहीं करती, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मांचा लूंगा होते हैं वो 2005 में रिलीज होते हैं, ठीक है। व्हेन ही वाज 77 ईयर ओल्ड, ठीक है। उन्होंने अपने लाइफ के 54 साल जेल में काट दिए, ठीक है, बिना किसी कस्टडी के, ठीक है, बिना किसी हियरिंग के, उनको किसी के सामने पेश ही नहीं किया गया। रूल है कि आप किसी आदमी को अगर अरेस्ट करते हो तो विदिन 24 आवर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो बिल्कुल उल्टा हुआ, उनको 54 साल तक, ठीक है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, हॉस्पिटल में उनको रखा गया कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं। लेकिन क्या होता है,
54 साल तक उनको जेल में रखा जाता है। डॉक्टर वहाँ से जो मेडिकल की टीम होती है वो डॉक्टर वहाँ पे जेल में अथॉरिटीज़ को लेटर भी लिखती है कि अब ये फिट है, अब इनको यहाँ से लेके जाइए, बट वहाँ पे कोई उनको अटेंशन ही नहीं देता, ठीक है, उस लेटर को। इसकी वजह से क्या होता है, वो 54 साल, वो आदमी 54 साल अपने लाइफ का वहाँ पे स्पेंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद उनको फ्री किया जाता है जब वो 77 साल के हो जाते हैं, वो भी तब जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कोई जो एक टीम होती है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे जाती है एंड उसका केस को स्टडी करती है, ठीक है। तो इन दोनों केस से हमें क्या समझ में आता है, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, राइट्स यहाँ पे थे सबके पास, ठीक है, राइट्स अवेलेबल थे, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन टाइम, ठीक है। देखा आपने कि उनके पास राइट्स थे, जो वर्कर काम कर रहे थे उनके पास राइट्स थे, बट वो अनअवेयर थे, ठीक है, और उनके जो राइट्स थे वो टाइम पे इम्प्लीमेंट हो गए, उसकी वजह से उनको जो उनका वेज था वो प्रॉपर मिलने लगा, ठीक है। अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या था, इनके पास भी राइट्स थे, ठीक है, राइट्स अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे भी राइट्स अवेलेबल थे बट नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन टाइम। समझ में आई बात। अगर वो उनके जो राइट्स थे कि मुझे 24 घंटे के अंदर वहाँ पे रखा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मुझे हियरिंग मेरी बात सुनी जाएगी, तो वो 54 साल तक अपना टाइम स्पेंड नहीं करते जेल में, ठीक है। तो उनके जो राइट्स थे वहाँ पे उनके पास थे, बट उनको दे वर अनअवेयर अबाउट दिस देयर राइट्स, ठीक है, उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं था। और जब वो किसी की नज़र में आए, ह्यूमन राइट काउंसिल की नज़र में आए, तब उनका जाके राइट्स इंप्लीमेंट हुआ और उनको छोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम के साथ उनके राइट्स को इंप्लीमेंट करा दिया गया था, ठीक है। इन दोनों केस से क्या हमें पता चलता है, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट टू नो योर राइट्स, ठीक है। इनके भी अगल बगल, इनके भी पास भी लोग थे, इनके बेटे होंगे, इनका चाचा कोई तो होगा, उनको भी इनका राइट्स का पता नहीं था, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पहली बात, आपको राइट्स आपके अपने पता होने चाहिए, और दूसरी बात, जो राइट्स हैं, राइट्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, ठीक है। वो सिर्फ कागज में नहीं लिखे रहने चाहिए, वो हमारे ग्राउंड पे भी इंप्लीमेंट होने चाहिए। अगर मेरे राइट्स हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊं, और अगर मैं जाऊं तो वहां पे मेरी बात सुनी जाए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट इस एग्जाम्पल से निकल के आती हैं, और इससे आपको पता चल गया होगा कि राइट्स की कितनी इंपॉर्टेंट है। एक आदमी 54 साल अपना जेल में काट देता है सिर्फ इसकी वजह से कि उसको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता था, उसके राइट्स जो थे वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाए, ठीक है। और एक आदमी, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके राइट्स पता थे उनको कि मुझे पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, ठीक है, लोगों को पता था मुझे पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, बट वो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, ठीक है। बट अगर किसी काउंसिल की नज़र में वो आए तो उनके राइट्स जो थे वो आसानी से इंप्लीमेंट हो गए, उनको फिर वेजेस मिलने लगे जितना उनको एक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑफ राइट्स है, ये याद रखने की बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं। एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में ये इंश्योर किया जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको कुछ राइट्स हो, और जो वो राइट्स हो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हो कि हाँ ये लोगों के राइट्स हैं, ठीक है। राइट्स हैं वो भी जरूरी है, और गवर्नमेंट उनको मानती है कि ये फंडामेंटल है, ये भी जरूरी है, ठीक है। Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the Bill of Rights, ठीक है। ऐसे राइट्स जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रोटेक्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। जैसे हमारे 7-8 जो फंडामेंटल राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, बिल ऑफ राइट्स। क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी हैं एंड उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोटेक्शन भी दी है, ठीक है। A Bill of Rights prohibits government from thus acting against the rights of the individual and ensure a remedy if in the case there is violation of these rights, ठीक है। एक जो बिल ऑफ राइट होता है वो इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट के अगेंस्ट ना जाए, और अगर उसके राइट्स का वायलेशन हो गया है
तो उसके लिए रेमेडी भी बताती है, ठीक है। अगर आपका राइट का वायलेशन हो गया तो आपको क्या करना है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आसानी से, बहुत सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में बताया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं थोड़ी सी इसका जो अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात कहाँ से आने लगी, तो बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, जिसमें अनटचेबिलिटी को वो किया गया, ठीक है, डिमोलिश कर दिया गया कि अब हमें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। तो आप देखोगे कि ये तो बहुत पुरानी वो थी, चाहत थी हमारे लोगों की कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। बट ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, ठीक है। मतलब जब हमारे लोग मूवमेंट कर रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि उनके ऊपर कितनी लाठियां बरसाई गई थी, उनको कितनी प्रताड़नाएं दी गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे उन लोगों को ये पता चला कि राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी टाइम उन लोगों ने डिमांड की थी ब्रिटिश रूलर्स से कि दैट ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है, कि आपको हमारे लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैज डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एट फार बैक एज 1928, ठीक है। जो मोतीलाल नेहरू यानी नेहरू जी के जो फादर थे, उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड 1928 में ही की थी। मतलब जो इंडिपेंडेंस था उससे 19 साल पहले ही बिल ऑफ राइट्स की मांग की गई थी, ठीक है। It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there were no two opinion on the inclusion and protection of rights in the Indian constitution. इसीलिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको राइट्स की वैल्यू पता थी, इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो उस टाइम पे कोई दो ओपिनियन नहीं थे कि हमें राइट्स देना या नहीं देना। सबको ये लगता था कि हमें राइट्स देना है, और वो जो राइट्स हैं उनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। राइट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना और उसको इम्प्लीमेंट करना ये भी जरूरी है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे राइट्स को लिखे हैं, अपने अंदर लपेटे हुए हैं एंड उसको प्रोटेक्ट भी करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। द वर्ड फंडामेंटल जो है सजेस्ट दैट दीज राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। अब जो वर्ड फंडामेंटल है ये सजेस्ट करता है कि ये जो राइट्स हैं हमारी, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनको अलग से सेपरेटली लिस्टेड करता है और कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बनाता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हाउ द फंडामेंटल राइट्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये और राइट्स से डिफरेंट कैसे हैं, ये मैं देखता हूँ। जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट भी ऑर्डिनरी लॉ ही करता है और उसको इन्फोर्स भी ऑर्डिनरी लॉ ही करता है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड हैं एंड गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट भी करता है और ये गारंटी भी देता है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबको दे के रहेंगे, ठीक है। मतलब सबके पास ये फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, ठीक है। मे बी चेंज्ड बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है। ये लॉ जो हमारा जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं ये लेजिस्लेचर बहुत इजीली एक ऑर्डिनरी प्रोसेस से लॉ को चेंज कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा तब जाके हमारे फंडामेंटल राइट्स चेंज होंगे, ठीक है। तो ये दोनों में ये दो ही पॉइंट का डिफरेंस था, इसको आप देख लेना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये रहे हमारे जो राइट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में कल बात करेंगे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी बात करेंगे। और हाँ, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। कहाँ में था यहाँ पे ना, इसमें हम जो हमारा पूरा ध्यान रहेगा वो फंडामेंटल राइट्स पे रहेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पे रहेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बट साथ में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डीपीएसपी का, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो बस थोड़ा सा आपको नॉलेज हो इसके बारे में, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिटेल में देखेंगे।
राइट टू इक्वालिटी हम बहुत डिटेल में देखेंगे, फ्रीडम को बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये 4 राइट्स हैं, इनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, और ये दोनों को थोड़ा सा मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने जो राइट्स हैं उनको पूरा जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है इसको हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये जो लेक्चर है हमारा ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।